बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर जी और व्हाट्सएप पर एसएमएस भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आप लोगों ने बहुत किया कि जो है एंसेंट हिस्ट्री का पेपर है। तो ये पेपर हुआ है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय का पहला पेपर, शुरुआती पेपर 17 तारीख को ही पेपर हुआ और इसीलिए मैं आज 17 ही है ना, तो मैंने सोचा कि आज आपको दे दिया, क्योंकि कल जो पेपर है ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का है और सेम यही पैटर्न पर पेपर आएगा और लगभग यहाँ से 60% प्रश्न आपके फंसने का चांसेस है। ओके, और आपको बता दूं कि इस पेपर को जो कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में हुआ है, इसके उत्तर को बताने का प्रयास करूंगा, अर्थात पेपर को सॉल्व करवाने का प्रयास रहेगा मेरा। ओके, तो एक बार मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार से वीडियो मैं लगातार देता रहता हूं और आप लोग बड़े ही आसानी से उसको समझते हैं, जानते हैं और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक लाते हैं। ठीक, तो बिना समय गंवाए हुए हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न और उत्तर की तरफ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो है, इन सभी विश्वविद्यालय, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, इन सभी के लिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इन सभी के लिए खास करके एक संदेश ये रहा जिनका भी पेपर नहीं हुआ, लखनऊ विश्वविद्यालय वगैरह का जिनका भी पेपर अभी नहीं हुआ है, ठीक है, उन सभी का अगर पेपर अभी नहीं हुआ है तो उनके लिए आपकी जो प्रीवियस मतलब जो पेपर्स मैं दे रहा हूँ अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, इनको ज़रूर देख लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और सारे के सारे पेपर्स जो भी होंगे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और एक दूसरा चैनल एमए करे उस पर भी आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे हमारे। ठीक है, तो आप सभी लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर जरूर देखिएगा। मॉडल पेपर जो है लगभग 4-5 मॉडल पेपर सबके दे चुका हूँ, आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस अधिकतर मिल जाएगी, आप हर एक सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का भी मॉडल पेपर मैंने दे दिया है और लिखित का मॉडल पेपर भी दे दिया है। आइए चर्चा करते हैं बीए पार्ट 1 सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022 एंसेंट हिस्ट्री का पेपर है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, 620 647 एडी तक हमको पढ़ना है कि नहीं, 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईस्वी तक के समय काल जो कि पढ़ना है इतिहास में हमको, भी पॉलिटिकल हिस्ट्री यानी राजनीतिक, भारत का राजनीतिक इतिहास हमको पढ़ना है। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था, मैक्सिमम आपका 75। हूबहू एकदम पैटर्न भी सेम होता है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। ठीक है, देखिए नोट आपसे कह रहा कि अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज पर इंस्ट्रक्शंस, निर्देशानुसार सभी खंडों से प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आगे कह रहा सेक्शन ए यानी खंड आ, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, अति लघुत्तरी टाइप के प्रश्न। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। इंस्ट्रक्शन है कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच पार्ट इन अबाउट 50 वर्ड्स। इन प्रश्न के सभी भागों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक भाग का उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है आपको। 10 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे इस प्रकार से, अति लघुत्तरीय के 2-2 नंबर का एक प्रश्न है, 50-50 शब्दों में आपको लिखना पड़ेगा, कुल मिलाकर के 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बड़े अच्छे प्रश्न हैं और सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर आप हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर में देख सकते हैं, उसमें मैंने विस्तार से सभी मुद्दों पर चर्चा करी हुई है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करूँगा कुछ मुद्दों पर। देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, द इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका। इंस्क्रिप्शन माने होता है अभिलेख, तो अशोका माने अशोक के, तो अशोक के अभिलेख कौन कौन से, मैंने सारे अभिलेखों को बताया था। क्योंकि अशोक के धर्म अभिलेखों को अगर हम बात करते हैं, जो भी उन्होंने अभिलेख लिखवाए उनको हम मुख्य रूप से 8 वर्गों में बांटते हैं। कितने वर्गों में बाबू? 8 वर्गों में बांटते हैं। मैंने आपको चिल्ला करके इस बात को समझाया होगा। तो कौन कौन से हैं? पहला भाग कौन सा? तो 2 लघु शिलालेख इनके हैं अशोक के, और पहला शिलालेख जो है उसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन पर प्रभाव जो है प्रकाश पड़ता है उस अभिलेख के माध्यम से, और जो दूसरा लघु शिलालेख है उसमें धर्म का सारांश दिया गया है। और दूसरा लेख आप देखते हैं तो सिद्धूपुर, जितिंग, रामेश्वर, ब्रह्मगिरी में आप इसके आसपास पाएंगे पहला जो है लेख, और दूसरा जो है ये रूपनाथ, जबलपुर, हंसराज, यहाँ पर पाएंगे बिहार में जो आरा जिला वगैरह पड़ता है। तो प्रथम जो शिलालेख है 2 अभिलेखों में से वो सिद्धपुर और जितिंग रामेश्वर में, और दूसरा जो मिलेगा वो जबलपुर, हंसराज में आपको यहाँ सब मिल जाएगा बिहार के आरा जिला में। तो ये होता आपका 2 लघु शिलालेख जो कि अशोक के द्वारा किए गए। दूसरा होता है भाग भाबुका लेख। भाबुका लेख जो होता है, इस लेख से अशोक के बौद्ध धर्म के अवलंबी होने का प्रमाण हमको मिलता है कि जो अशोक था ये बौद्ध धर्म जो का अनुयायी हो चुका था। शुरुआत में तो हिंदू था, अच्छा हिंदू धर्म से ही बना है बौद्ध धर्म, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। सनातन धर्म की उत्पत्ति है बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ठीक है, सिख धर्म, ये सब हिंदू की ही यानी सनातन।
तो भाभुका लेख जो है ये बताता है कि अशोक बौद्धिस्ट था। तीसरी बात ये 14 शिलालेख इसके मिले, शिलाओं पर लिखे हुए लेख। इसमें अशोक की जो नीतियां हैं, जो अशोक के शासन संबंधी जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों की विवेचना 14 शिलालेखों में की गई है। चौथा प्रकार का वह अभिलेख प्राप्त होता है मेरे भैया, कलिंग के 2 अलग अलग प्रकार के लेख हमको मिलते हैं और इसमें उन सिद्धांतों की व्याख्या की गई है जिनके आधार पर नवविजित जो राज्य हैं या प्रांत हैं उसको अपने प्रशासन में मिलाया था अशोक ने। उस पर शासन कैसे करना है, उसको कैसे चलाना है, यानी कि अगर अशोक ने युद्ध लड़ा और किसी राजा के राज्य को हड़प लिया या जीत लिया, उसके बाद में उस जिस राजा का राज्य था उस राज्य पर किस प्रकार की जो व्यवस्था चलेगी उस पे बारे में इस गुफा मतलब इस जो कलिंग के 2 पृथक लेख हैं उसमें मिलता है। पांचवा जो प्रकार का इसका अभिलेख है अशोक का, वो है जो है गुफा लेख। गुफा लेख में आप देखिएगा, गया एक जिला पड़ता है बिहार में, तो गया से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बराबर की जो पहाड़ियां हैं उसमें 4 गुफाएं हैं और इनमें से 3 की दीवारों पर अशोक के लेख जो हैं खुदे हुए हैं। ठीक। छठवां प्रकार का जो अभिलेख है अशोक का वो है 7 स्तंभ लेख और ये लेख जो है उत्तर भारत में 6 स्थानों पर पाए गए हैं। दिल्ली में आप देखते हैं ट्रोपा स्तंभ हो गया, मेरठ में दिल्ली स्तंभ हो गया, इलाहाबाद में हो गया, तौरिया असराज में हो गया मतलब आराराज में, लौरिया में, नंदगढ़ में और रामपुरवा स्तंभ में। तो ये सब 7 स्तंभ लेख हैं जो कि ये फैले हुए हैं उत्तर भारत में और एक दक्षिण भारत में। लघु स्तंभ लेख की बात की जाए तो ये 7वें प्रकार का आता है लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख, लघु शिलालेख वो था 2 लघु शिलालेख और ये है लघु स्तंभ लेख। तो इसे आप देखिए इलाहाबाद में जो स्तंभ लेख है और सांची में और सारनाथ के स्तंभ में आप देखिएगा, तो सारनाथ वाराणसी में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सब। 8वां जो आपका है प्रकार इनके, तो तराई का कुछ लेख इनका मिलता है। रूमनदेई और निगलीदा में जो पाए गए जाते हैं, खास करके ये दोनों ही स्थान नेपाल के तराई में ही स्थित हैं। तो यहाँ पर जो अभिलेख मिले अशोक के उसको हम तराई के अभिलेख कहते हैं। तो मैंने विस्तार से सारी चीज़ों को समझाया था। अब जो कुछ भी आपको पता था इनमें से लिख देते, 50 शब्द में हो जाता, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। आप सीधे सीधे 8 प्रकार के ही लिख देते कि 2 लघु शिलालेख, भाभुका लेख, 14 शिलालेख, कलिंग के 2 पृथक लेख, गुफा लेख, 7 स्तंभ लेख या लघु स्तंभ लेख या तराई के लेख, या रूमनदेई या निगलीदा, इलाहाबाद, प्रयाग, सांची, सारनाथ का स्तंभ, ये सब ऐसे लिख तो भी हो जाता आपका। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, अजात शत्रु। अजात शत्रु कौन है भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करिएगा। अजात शत्रु के बारे में कौन नहीं जानता है? अजात शत्रु जिसका क्या है, अजात शत्रु जो है एक प्रकार से बात की है, इसने क्या किया था, इसके सबसे कहीं न कहीं पे एक कार्य ये था कि इसने अपने पिताजी को ही मार करके क्या की थी, गद्दी पर बैठा था मगध के सिंहासन पर। इसके पिता का नाम था बिंबिसार। किसके? अजातशत्रु के पिता का नाम था बिंबिसार। आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है तो आप आसानी से बता दीजिएगा, एक प्रकार से रिवीजन क्लास मान सकते हो इसको, इसमें मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो अपने पिता बिंबिसार को ये अजातशत्रु जो है इसने हत्या कर दी बिंबिसार की और मगध के सिंहासन पर बैठ जाता है। और अजातशत्रु ने लगभग 492 ईस्वी से लेकर के 462 ईस्वी तक जो है शासन किया और कुछ विद्वानों के अनुसार बात की तो 493 ईस्वी से लेकर के 461 ईस्वी तक शासन किया। ये अजातशत्रु का एक प्रकार से समय रहा है शासन का। अजातशत्रु जो था मुख्य रूप से पराक्रमी भी था, महत्वाकांक्षी शासक था और ख़ास करके आप देखेंगे उसने अनेक प्रदेशों पर विजय प्राप्त की और मगध साम्राज्य का विस्तार किया। अपनी विजयों से उसने क्या किया, मगध साम्राज्य के गौरव को, उसकी शक्ति को चरम उत्कर्ष पर ला करके खड़ा कर दिया। यानी कि मगध साम्राज्य कहीं न कहीं पे अजातशत्रु के समय में एक चरम उत्कर्ष पर था, पराकाष्ठा पर था, एक प्रकार से बहुत विशाल एक प्रकार से कहीं न कहीं पे साम्राज्य और साम्राज्यवादी विचारक था। साम्राज्य विस्तार में अजातशत्रु जो था, ठीक है, साम्राज्य को विस्तार करने में लगा था। कौशल जो है महाजनपद से युद्ध लड़ा, वैशाली महाजनपद से युद्ध, अवंती महाजनपद से, ये सब अजातशत्रु के युद्ध हुए हैं। तो ये सब आप लिख सकते थे, हो जाता आपका बस। ठीक है, क्लियर होगी बातें। तो अजातशत्रु जो था अपने पिता बिंबिसार को मार करके और गद्दी पर बैठता है। ठीक है, क्लियर हो गई बातें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न आपके समक्ष था शिशुनाग। शिशुनाग को नाम तो जानते होंगे शिशुनाग का। शिशुनाग वंश भी एक आता है, और शिशुनाग जो है, शिशुनाग वंश की अगर बात की जाए तो डॉक्टर राय चौधरी का विचार है शिशुनाग वंश के बारे में। कहते हैं कि अंतिम मगध नरेश का शासन जो है काल में आप देखते हैं बनारस का जो वायसराय था, अपनी योग्यता के कारण ही संभवतः इसने क्या किया, विभिन्न पदाधिकारियों तथा मंत्रियों को अपने प्रभाव में कर लिया होगा, और उन्हीं की सहायता से अपने स्वामी को पदच्युत करके, यानी उनको उसके पद से हटा करके स्वयं सिंहासन बैठ जाता है। तो शिशुनाग वंश, यहीं से मगध साम्राज्य का अंत होता है, और शिशुनाग वंश यहीं से प्रारंभ हो जाता है। शिशुनाग बात की है तो महावंश टीका का कथन है शिशुनाग वंश के बारे में कि शिशुनाग वैशाली के एक लिच्छवी राजा तथा स्थानीय नगर शोभनी की संतान था, और शिशुनाग ने गिरिब्रज नगर पर या उसको अपनी राजधानी बनाया। शिशुनाग जो था वो एक साम्राज्यवादी वीर साहसी राजा था। शिशुनाग वंश जो है शिशुनाग के नाम पर ही पड़ा, और कहीं न कहीं पे जो शिशुनाग था उसने अपनी जो शासन की बागडोर है अपने हाथ में लेते ही साम्राज्य को और बड़ा करने का प्रयास किया, और सर्वप्रथम इसने क्या किया, अवंती राज्य पर आक्रमण किया। अवंती राज्य पर आक्रमण करके उसे कहीं न कहीं पे उसकी सत्ता को हथिया लेता है, वहाँ की सत्ता को अंत करता है। अवंती का शासक उस समय था अवंतीवर्धन। अवंतीवर्धन को पराजित किया और अवंती राज्य को मगध साम्राज्य में मिला लेता है। आप सोचिए, और शिशुनाग की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये मानी जाती है जो इसने अवंती को अपने में कर लिया। इसके बाद में शिशुनाग ने वत्स राज्य को पराजित करके उस राज्य को भी अपने में मिला लेता है। काशी प्रांत में उसने अपने पुत्र को वायसराय नियुक्त किया। कौशल राज्य को भी अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो इस विजय के पश्चात मगध राज्य जो था ये उत्तरी भारत में शक्तिशाली बन गया, और एक प्रकार से बड़े स्तर पर साम्राज्यवादी विस्तारवादी नीतियों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ता गया मगध साम्राज्य। और मगध साम्राज्य में शिशुनाग वंश जो आता है उसमें जो शिशुनाग खास करके जो राजा है इसने भी बहुत ज़्यादा साम्राज्यवादी नीति का प्रयोग किया। और डॉक्टर राजबली पांडे कहते हैं कि इस प्रकार पंजाब तथा सीमांत को छोड़कर प्रायः संपूर्ण उत्तरी भारत जो था वो शिशुनाग के आधिपत्य में हो जाता है, और 18 वर्ष तक सफलतापूर्वक राज्य करने के पश्चात शिशुनाग का देहांत हो जाता है। ये डॉक्टर राजबली पांडे जो कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार हैं वो कहते हैं। ठीक, तो कुल मिलाकर के सिंघली महाकाव्य के अनुसार देखेंगे तो शिशुनाग ने कुल मिलाकर के 18 साल तक शासन किया था। डॉक्टर बिमल चंद्र पांडे कहते हैं कि शिशुनाग ने 412 ईस्वी से लेकर के 394 ईस्वी तक शासन पूर्व मतलब ईसा पूर्व तक, ठीक है, 400 ईसा पूर्व से लेकर के 394 ईसा पूर्व तक शासन किया था, ये डॉक्टर बिमल चंद्र पांडे कहते हैं। तो इस प्रकार शिशुनाग वंश की बात की जाए, शिशुनाग के बाद में उसका पुत्र आता है कालाशोक, और कालाशोक या फिर काकवर्ण उसी को कहते हैं, मगध साम्राज्य का शासक बनता है। और उसने वैशाली जो था, वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। और सिंघली महाकाव्यों के अनुसार बात की जाए तो जो कालाशोक था उसके शासनकाल के 10वें वर्ष में बौद्धों की जो द्वितीय बौद्ध संगति, आप सुनते होंगे कि बौद्धों की द्वितीय बौद्ध संगति प्रथम, तो जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वो इसी के शासनकाल में हुई थी कालाशोक के। और कालाशोक ने 28 वर्ष तक शासन किया, और ऐसा प्रतीत होता है मेरे भैया कि उसकी हत्या एक षड्यंत्र के द्वारा की गई। और बौद्ध साहित्य तो कहता है कि काकवर्ण अर्थात कालाशोक जो था उसके पश्चात उसके 10 पुत्रों ने सम्मिलित रूप से 22 सालों तक शासन किया, और इसके बाद में शिशुनाग वंश का अंत हो जाता है और नंद वंश का प्रारंभ हो जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से मगध साम्राज्य में जो शिशुनाग वंश का एक प्रकार से उदय हुआ, उसके बाद में आप देखते थोड़े से समय काल के साथ ही साथ 2-3 राजाओं के आने के बाद उसके बाद में आता है आपका नंद वंश। नंद वंश के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। प्रथम नंद राजा महापद नंद थे, ठीक है, जो कि एक शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, ये पुराणों के अनुसार बताया जाता है। तो इस प्रकार से नंदों के बारे में है, एग्जाम में प्रश्न पूछा था तो आप बता सकते हैं विस्तार से। आगे समझते हैं, तो ये शिशुनाग वंश हो गया। अगला प्रश्न आप देखते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज कौन थे भाई? मेगास्थनीज की एक पुस्तक है इंडिका। आप सभी लोग जानते होंगे मेगास्थनीज के बारे में, कौन नहीं जानता मेगास्थनीज के बारे में बाबू? मेगास्थनीज जो था इसकी एक पुस्तक है इंडिका, और मेगास्थनीज के बारे में खास करके जो है बड़ी चीज़ें हैं, और ये एक प्रकार से यात्री था। जैसे कौटिल्य, मेगास्थनीज और बिंदुसार, इन तीनों के बारे में मैंने संयुक्त रूप से एक वीडियो बनाई थी, आप लोगों ने उसको देखा था। तो मेगास्थनीज जो था ये कहीं न कहीं पे अराकोसिया का क्षत्रप सिविट्रियस के साथ रहता था, और वहाँ से वह सेल्यूकस जो था निकेटर,
सेल्यूकस निकेटर जो था, ये सिकंदर का नाम आप लोगों ने जरूर सुना होगा। तो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। और जब सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण करता है और चाणक्य और चंद्रगुप्त की नीतियों के कारण से क्या करता है, उनकी सेना में खलबली मचती है और थक से जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं मति भ्रम करके उनको वापस भिजवा देते हैं ये लोग। चाणक्य की बुद्धि के आगे वो सिकंदर की सेना सब परास्त हो जाती है, वापस चली जाती है। उसके बाद में क्या होता है, सेल्यूकस निकेटर को कहीं ना कहीं पे इस बात का भ्रम हो जाता है कि कहीं ना कहीं पे मेरे साथ छल हुआ है, मतलब गलत हुआ है और मतलब मुझे एक प्रकार से बुद्धू बनाया गया है। फिर वो आता है सेल्यूकस निकेटर, तब जब महापद्म एक प्रकार से धनानंद जो था वो गद्दी पर था और ये लोग चुपके से चाणक्य और ये चंद्रगुप्त मौर्य कर रहे थे। अब इस समय सेल्यूकस निकेटर आक्रमण करने आता है यहाँ पर, तब उस समय चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जो है मौर्य कहीं ना कहीं पे गद्दी पर बैठता है और मौर्य वंश की स्थापना करता है। और चाणक्य जो है उसके प्रधानमंत्री रहते हैं, मुख्य सलाहकार चाणक्य रहते हैं। उस समय सेल्यूकस निकेटर जो कि सिकंदर का सेनापति था, उसने आक्रमण किया भारत पर। अब इस समय क्या हुआ, जब उसने भारत पर आक्रमण किया तो भाई चाणक्य और चंद्रगुप्त क्या कौन चलने वाला, किसकी टिकने वाली। चाणक्य की बुद्धि चाणक्य ने लगाई, रपटाई के उन्हें पकड़ी के ओकरे बाद में तमाम प्रकार से जो है उसको बंदी बनाया गया, उसको मजबूर किया गया। तब चंद्रगुप्त ने कहा का करी गुरुजी इनके सेल्यूकसवा का कीन जाए, का मारा जाए कि बंदी बनावा जाए, का कीन जाए। तो चाणक्य कहीं मुन्नवा देखो यह बात है कि दोबारा फिर से अगर मान ली नब्बे तहार लड़का पड़िका मान ली थे भाई कमज़ोर पैदा होगी या कमज़ोर हो जाते हैं, तो होगा क्या कि जो आपके लड़के लोग कमज़ोर हुई हैं और वह मान लेते आने वाली जो पीढ़ी है वो ज़्यादा बलशाली हो गई तो दोबारा आक्रमण करे बदला लेने चक्कर में। तो इससे क्या करो कि इससे वैवाहिक संबंध स्थापित कर लो, मतलब ब्याह कर लो करी बिटिया से। तो उसकी बिटिया थी हेलेना, उससे विवाह कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य के, विवाह करवा दिया चाणक्य ने। और इस प्रकार से क्या हुआ, अब एक प्रकार से वो बन गया संबंध अच्छा सा। अच्छा, तो उसने जो सेल्यूकस निकेटर था वो हाल चाल पूछने के लिए, अपनी बहन का हाल चाल जानने के लिए कि भारत में जाओ देखो, ऐसा तो नहीं कि हमारी बहन खाने पीने को नहीं पा रही या कुछ दिक्कत हो रही है, एक बार जो चेक कर लो। तो यहाँ पर ये आया था मेगस्थनीज, हालांकि ये विद्वान था, मेगस्थनीज पढ़ा लिखा था, दूत के रूप में आया था और चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में आया। पाटलिपुत्र जो है इसको भेजा गया और वह एक प्रकार से जो मेगास्थनीज था यूनानी राजदूत था। और सेल्यूकस पर चंद्रगुप्त विजय के पश्चात क्या हुआ था कि ये भारत में आता है और इसकी एक पुस्तक है इंडिका, बड़ी फेमस है, जो कि प्राचीन काल के इतिहास के बारे में हमको जानकारी देती है और तत्कालीन समय की जो सामाजिक स्थिति रही हो या आर्थिक स्थिति रही हो या राजनीतिक स्थिति रही हो या धार्मिक स्थिति रही हो, इन सभी स्थितियों के बारे में अच्छी जानकारी जो हमको देने का प्रयास करता है वो मेगास्थनीज की इंडिका करती है। बिंदुसार और कहीं न कहीं पे आप देखते हैं जो कौटिल्य का शास्त्र है वो भी करता है। ठीक है, कौटिल्य का शास्त्र सबसे महत्वपूर्ण है, उसमें आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है जो है डेमेट्रियस। डेमेट्रियस के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। डेमेट्रियस कौन था भाई, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। डेमेट्रियस की बात की जाए तो डेमेट्रियस जो था मेरे भाई, ये डेमेट्रियस जो था ये अपने साथ भारत आते समय अपने भाई एपोलोडोटस और अपना दामाद इसका था मिनांडर। तो आप सेनापति था इसका डेमेट्रियस का। मिनांडर बड़ा फेमस था, मिनांडर के बारे में तो आप जानते होंगे। ठीक है, मिनांडर जो था एक कुशल सेनापति था और युद्ध कला में प्रवीण था। सिकंदर से अधिक राज्यों को मिनांडर ने जीता था और कहीं न कहीं पे यूनानी लेखकों ने मिनांडर की गणना महान यमन विजेताओं में की है। मिनांडर के सिक्के का प्रचलन भाड़ौच में था। स्ट्रैबो कहते हैं कि जो है मिनांडर यमुना नदी तक पहुंच गया था। मथुरा से उसके पुत्र स्ट्रेटो प्रथम के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो मिनांडर जो था ये डेमेट्रियस जो व्यक्ति है जो इसके बारे में समझ रहे हैं, डेमेट्रियस का सेनापति था और दामाद भी था। और डेमेट्रियस, मिनांडर और एपोलोडोटस, ठीक है, ये सभी लोग साथ में भारत में आए थे। डेमेट्रियस स्वयं वापस मतलब कि स्वयं व्यास गया और भाई को दक्षिण पश्चिम भारत की ओर तथा सेनापति मिनांडर को पूर्वी भारत की ओर भेजा था। और मिनांडर ने अधिक प्रदेशों को जीता और भारत में यूनानियों के राज्य प्रसार का श्रेय मिनांडर को ही जाता है और सिंधु प्रदेश पर भी आधिपत्य कर लिया। कुल मिलाकर के डेमेट्रियस उतना ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया जितना ज़्यादा उसका जो सेनापति था यानी कि जो मिनांडर था वो फेमस था। ठीक है, तो ये मिनांडर के बारे में आती है। प्रश्न अगला आपसे पूछ लिया मिनांडर के बारे में। मिनांडर कौन थे, तो मिनांडर वही थे भाई, इसके सेनापति था
और इंडो यूनानी शासकों में मीनांडर का नाम सर्वाधिक प्रसिद्ध है, आप बताएंगे। ठीक है, मीनांडर ही ऐसा व्यक्ति था जिसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक अनुश्रुति में आज भी संरक्षित रखी गई है। मीनांडर का जन्म जो है असलंड नामक द्वीप के कलसी नामक ग्राम में हुआ था। यह द्वीप मिस्र का जो अलेक्जेंड्रिया जो या काबुल के पास स्थित अलेक्जेंड्रिया जो प्रांत है, वहाँ के साधारण कुल में जन्म होता है मीनांडर का। सैनिक कुशलता और अनुभव के आधार पर डिमेट्रियस ने उसे सेनापति बनाया था, और कहीं न कहीं पे फिर अपनी पुत्री, उसका नाम था शायद क्या नाम था, शायद मुझे ध्यान नहीं आ रहा, थोड़ा लंबा नाम था, एगा करके था यार कोई, एगाथोल्किया। हाँ, एगाथोल्किया जो था ये इसकी लड़की का नाम था। डिमेट्रियस की बिटिया थी एगाथोल्किया। एगाथोल्किया के साथ विवाह होता है मीनांडर प्रथम का, ठीक है, सॉरी मीनांडर का। और मीनांडर जो था और इसका विवाह कर देते और सेनापति भी उनसे पहले उसका था। तो इस तरह से उसका राजवंश जो है राज संबंध स्थापित हुआ, और इसी के साथ ये भारत आया था। ये यूनानी कहीं न कहीं पे शासक नहीं, ठीक है, मीनांडर वगैरह, लेकिन भारत में आकर के ये इंडो यूनानी। और मीनांडर ने विशाल साम्राज्य तथा शासन राज्यपालों की जो है सहायता से संचालित किया, और इसने शक्ति, युद्ध कौशल, कुशल नेतृत्व से एक महान साम्राज्य की स्थापना भी करी। बैक्ट्रिया साम्राज्य के अतिरिक्त भारत का भी एक विशाल भूभाग उसके साम्राज्य में मिला। साम्राज्य सीमाएं अफगानिस्तान, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पंजाब हो गया, सिंधु राजपूताना, काठियावाड़, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक भारत में फैला। उत्तरी पश्चिम में जो है कप्सा, पश्चिम में सिंधु नदी, दक्षिण पश्चिम में बेरी गाजा तक, दक्षिण में बुंदेलखंड तक, मथुरा में पूरब में मथुरा तक फैला हुआ था इसका राज्य। तो आप सोचो मीनांडर एक प्रकार से जो है बड़ा विजेता था, और कहीं न एक प्रकार से योग्य सेनापति भी था। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है जो है जो है कडफिसेस। बिम कडफिसेस के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, फटाफट से बताने का प्रयास करेंगे। बिम कडफिसेस करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, भाई सभी लोग बताइएगा। बिम कडफिसेस करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, जितने भी, अगर जिसको भी, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ये देखिए, ये वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का पेपर है, और आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसे प्रश्न जरूर आएंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वालों। बाकी तो मॉडल पेपर हमने साल भी करवा दिया है, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें मैंने विस्तार से हर एक मुद्दे पर चर्चा करी है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि कुछ प्रश्न जो आपको दिए गए हैं उन पर फिर से मैं चर्चा कर लूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आने वाले समय में कुछ चीज़ों को समझने में। तो जो है बिम कडफिसेस के बारे में किसको पता है, जिसको भी पता है कुछ थोड़ा बहुत बताने का प्रयास करेंगे, बताइए भाई, फटाफट से बताइएगा। बिम कडफिसेस के बारे में बताइए सभी लोग, बताइए, देखते हैं किसको पता, थोड़ा बहुत भी बताने का प्रयास करेंगे। बिम कडफिसेस बताओ, बताइएगा। बताइए भाई सभी लोग फटाफट से बताएं, देखें। चलिए, पंखी की आवाज़ ज़्यादा हो रही क्या, एक मिनट रुकिएगा। चलिए बताइए भाई, चलिए मैं ही बता दे रहा हूँ। जो बिम कडफिसेस है भाई, बिम कडफिसेस जो है ये कुजुल कडफिसेस की मृत्यु के पश्चात जो है ये गद्दी पर आता है, और इसी कुजुल कैडफिसेस का पुत्र था बिम कैडफिसेस, ठीक है। कैडफिसेस द्वितीय कुषाण साम्राज्य का शासक भी बना, अपने पिता के समान ही। कहीं न कहीं पे बिम कैडफिसेस जो था ये वीर था, पराक्रमी था, महत्वाकांक्षी था, और उसके नेतृत्व में कुषाणों में दृढ़ राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई थी, कुषाण वंश का था। और कहीं न कहीं पे आप देखते हैं कि अपने पिता के से उत्तराधिकार में प्राप्त साम्राज्य में वृद्धि करा और राज्यों को जीता। चीनी ग्रंथों से पता चलता है कि इसने तियनचू पर विजय प्राप्त करी थी, और अपने एक सेनापति को शासन हेतु नियुक्त किया वहाँ पर। इतिहासकारों ने तियनचू का संबंध सिंधु द्वारा सिंचित पंजाब क्षेत्र से जोड़ा है। कहा कि जो तियनचू बताया गया चीनी साम्राज्य, मतलब चीनी इतिहासकारों ने, वो कहीं न कहीं पे जो सिंधु नदी के द्वारा सिंचित क्षेत्र है, जैसे पंजाब वगैरह का एरिया, वो है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि सर्वप्रथम बिम कैडफिसेस के समय में ही भारत में कुषाण सत्ता स्थापित हुई है, ठीक है। और इसी कारण चीनी लेखकों ने उसे भारत विजेता भी कहा है, ठीक। बिम कैडफिसेस ने सोने और तांबे के सिक्के भी चलवाए थे, और
उसके सिक्कों में आप देखते हैं तो व्यापक जो है प्रचार था, उसकी राजनीतिक उपाधियों का पता चलता है उनके सिक्कों के माध्यम से। और जो कैडफिसेस है ये सिंधु के पूर्व प्रायः संपूर्ण पंजाब पर, कश्मीर पर, सिंधु और वर्तमान उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लेता है। कुषाण वंश का शासक था और अपने विजित प्रांतों में बिम कैडफिसेस ने क्षत्रपों द्वारा मतलब कि शासन किया। और उसके समय कुषाण साम्राज्य एक और मध्य एशिया में चीन साम्राज्य, पश्चिम में रोम साम्राज्य और दक्षिण पूर्व में सातवाहन साम्राज्य की सीमा से मिला हुआ था। तो कुल मिलाकर के आप देखते हैं कि ये जो बिम कैडफिसेस है ये जो है कहीं ना कहीं पे वीर था, साहसी था, महत्वाकांक्षी था और साम्राज्य विस्तार किया अपने पिता का जो भी मिला था। तो ये था बिम कैडफिसेस। अगला प्रश्न देखते हैं गुप्ता संवत। गुप्त संवत के बारे में प्रश्न आपसे पूछा रहा है। गुप्त संवत, गुप्त संवत की बात की है तो चंद्रगुप्त ने चलवाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने चलवाया था इस संवत को। और यह गुप्त काल में ही प्रचलित रहा, खास करके गुप्त संवत जो था 319 से 320 ईस्वी के आसपास में इसका प्रचलन हुआ, चंद्रगुप्त प्रथम के समय काल में ही इस संवत का। और गुप्त संवत और शक संवत में बात की जाए तो 242 वर्ष का अंतर है। कितने वर्ष का? 242 वर्ष का अंतर इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, शक संवत की बात की जाए और ईस्वी सन की बात की तो उसमें 57 का अंतर आप देखते होंगे। इस प्रकार से चीज़ में विक्रम संवत के बारे में। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ें हो गई। अच्छा, आगे अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है मेहरौली जो है स्तंभ। मेहरौली स्तंभ जो है खास करके ये कुछ विद्वान तो मानते हैं अशोक का है ये मेहरौली स्तंभ, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसने इसको बनवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। लौह स्तंभ है एक प्रकार से, इसमें लोहा लगभग 98% है, मुख्य रूप से लोहे का ही बना हुआ है मेहरौली स्तंभ। कुतुब मीनार दिल्ली में जानते हैं आप सभी लोग, उसी के किनारे ही स्थित है, उसी के आसपास ही है ये जो है मेहरौली स्तंभ। और गरुड़ स्तंभ भी इसे कहा जाता है, गरुड़ स्तंभ कहा जाता है। और ऊंचाई इसकी बात की है खास करके अगर हम मेहरौली स्तंभ की, तो ऊंचाई 735 सेंटीमीटर के आसपास है, लगभग 7 मीटर पड़ती है ऊंचाई। और लगभग ज़मीन के अंदर 50 सेंटीमीटर ज़मीन के अंदर जो है इसकी गहराई है। और उसके अंदर लगभग जो है 735 सेंटीमीटर ऊपर जो है फैला हुआ है ये, मतलब ऊंचाई है। वज़न की बात की जाए अगर मेहरौली स्तंभ की, तो वज़न इसका लगभग 6096 किलो है, 6096 kg का ये स्तंभ है। ओके, तो इस प्रकार से मेहरौली स्तंभ था जो कि मैंने बता दिया। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 10वां नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि हु वर द जो है मौखारीज, यानी मौखारी कौन थे। मौखारी वंश के बारे में आपसे प्रश्न पूछ रहा है, मौखारियों के बारे में क्या बताएंगे बाबू आप। मौखारी वंश कौन थे, मौखारी कौन थे? तो मौखारी वंश की बात की जाए, आप सभी को पता होगा, भारत की अगर बात की जाए तो भारत के बहुत से परवर्ती राजवंशों का इतिहास उन जातियों से जुड़ा रहा है जो कभी ईसा पूर्व काल में राज्य करने वाले भारतीय सम्राटों के समय में विद्यमान थी। और ऐसी जातियों के नाम किन आधारों पर उल्लेखनीय कर रहे या कभी चर्चा के विषय नहीं भी रहे, भले ही इसके सूत्र हमें ऐतिहासिक रूप से प्राप्त हों या ना हो, परंतु उनमें से अनेक जातियों के महत्वाकांक्षी राजपुरुषों ने परवर्ती राजवंशों की नींव रखी। और यह बात अमान्य नहीं की जा सकती, भले ही समय के लंबे अंतराल में उनके पूर्वजों ने साधारण स्थिति के लोगों की तरह जीवन व्यतीत किया हो। कुल मिलाकर के बात की जाए अगर मौखारियों की, तो मौखारी जो वंश है खास करके, ये मौखारी खास करके आप देखते हैं तो इस वंश के पूर्वजों की जो है खास करके आप देखते हैं तो पहले भी कभी इस जाति के लोगों ने मौखारी नाम ग्रहण किया होगा। और अपनी किस प्रमुख विशेषता के कारण से इस वंश जाति के जो लोग हैं इनका नाम मौखारी रखा गया। परंतु यह मानता है कि जो ब्राह्मी लिपि में जो मिट्टी की एक मोहर होती है, उस मोहर पर मौखलीय पद से जो संस्कृत के मुखर के अमत्य सूचक पद मौखारीडम जो है, यानी मौखारियों का प्राकृत रूप है, वो मिलता है हमको। तो इस कारण से इसको हम मौखारी कहते हैं। और मौखारियों की खास करके बात की तो मौखारी राजवंश में हरि वर्मा हो गए, आदित्य वर्मा हो गए, ईश्वर वर्मा हो गए, ईशान वर्मा हो गए, सर्व वर्मा हो गए, अवंती वर्मा और गृह वर्मा। तो आप मौखारी वंश में जो वर्मा जितने लगे हैं, वर्मा
ये सब वर्मा जितने भी हैं ये मौखारी वंश के ही हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से मौखारी वंश की बात की जाए तो सर्वप्रथम महाराज इसमें हरि वर्मा का नाम आता है, जो इस राजवंश के संस्थापक प्रतीत होते हैं। इसके बाद पिता पुत्र क्रम से महाराज आदित्य वर्मा, उनके पुत्र जो है ईश्वर वर्मा, उनके पुत्र महाराज धीराज ईशान वर्मा, उनके पुत्र महाराजा धीराज सर्व वर्मा। तो इस प्रकार सर्व वर्मा के पुत्र एवं उत्तराधिकारी अवंती वर्मा का नाम नालंदा की मोहरों और परवर्ती गुप्त सम्राट जो रहे हैं उनकी जीवित गुप्त द्वितीय के देवर जो है देववर नारक अभिलेख जो है उसी में मिलता है। अवंती वर्मा के पुत्र एवं उत्तराधिकारी गृह वर्मा का नाम हर्षचरित जो बाणभट्ट की एक रचना है उसमें मिलता है। और नालंदा से प्राप्त जो मौखारी मोहरे हैं उसमें सर वर्मा और अवंती वर्मा के अतिरिक्त एक नाम और सुवच्चा सुच प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये मौखारियों के बारे में मैंने कुछ बातें बताई जो कि आपको पता होनी चाहिए। ठीक, आगे बढ़ते तो मौखारी वंश के बारे में जानकारी आपको हो गई। देखिए अब जो है सेक्शन बी के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लघुत्तरीय टाइप के प्रश्न नोट। अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स। यानी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, 7 नंबर का एक प्रश्न है, 5 क्वेश्चन आपको करने हैं, 35 नंबर यहाँ से मिलेंगे। देखिए प्रश्न आपके समक्ष है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द लिटरेरी मतलब कि लिटरेरी सोर्सेस ऑफ एंसेंट इंडियन हिस्ट्री। यानी आपसे कह रहा है कि प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोतों पर टिप्पणी कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साहित्यिक स्रोतों में तमाम सारा नाम आप लोगों ने पता होगा। जैसे जैन साहित्य में आप देखते हैं भगवती सूत्र हो गया, भद्रबाहु चरित्र हो गया, ठीक है, ये सब जैन साहित्य में हो गया। इसके अलावा जो है आचारांग सूत्र हो गया, ठीक, और भगवती सूत्र में और इसी प्रकार से आप अलग अलग चीज़ों में आप देखते हैं। पूर्व मध्यकाल में आप देखिएगा तमाम प्रकार की चीज़ें आती हैं, पुराणों में, ठीक है, पुराणों में भी जानकारी मिलती है। तो साहित्यिक स्रोतों की अगर बात की जाए तो प्राचीन काल में साहित्यिक स्रोतों में आप अलग अलग प्रकार की चीज़ों को देखते हैं। और ख़ास करके साहित्यिक स्रोत में रामायण महाभारत या फिर वेद के पश्चात महाकाव्य, और महाकाव्यों के बाद में आप देखते हैं जैसे महाकाव्यों में रामायण महाभारत, यहाँ से जानकारी मिलती है। ठीक, इसके बाद में तमाम प्रकार के और चीज़ें आती हैं, तो इन सभी के माध्यम से हमको जानकारी मिलती है। और ऐतिहासिक स्रोतों में जो साहित्यिक स्रोत में हर्षचरित हो गया इसके बारे में, या फिर और तमाम प्रकार की रचनाएं लिखी जा रही थी प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में, जैसे कि कुमार संभव, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालिकाग्निमित्रम, ऋतुसंहार, ये सब ये जो कालिदास की रचनाएं हैं। और भी तमाम प्रकार की रचनाएं, राजतरंगिणी कल्हड़ की है, ठीक है। तो प्राचीन इतिहास के बारे में इन सभी ग्रंथों से हमको जानकारी मिलती है जो कि मैंने आपको बताए। तो कुल मिलाकर के साहित्यिक स्रोतों की अगर बात की जाए तो कई सारे साहित्यिक स्रोत हैं जिनके माध्यम से हमको जानकारी मिलती है। और ये साहित्यिक स्रोत आप जरूर पढ़ लीजिएगा एक बार, परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत महत्वपूर्ण हैं। कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं, ठीक है, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ हो गए, ठीक है, और उपनिषद हो गए। और इसके अलावा जो है जैसे आप तमाम प्रकार की चीज़ों को देखते होंगे तो क्लियर होगी बातें। तो इन सभी से ये सब हैं आपके। ओके, पुराणों में मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, ठीक है, ब्रह्मांड पुराण, ये सब स्मृतियों में तमाम चीज़ें आती हैं। ठीक, तो ये चीज़ हो गई आपकी। और बाद में तो तमाम प्रकार की रचनाएं आती हैं, जैसे गार्गी संहिता, महाभाष्य पतंजलि का हो गया, गार्गी संहिता हो गई, राजतरंगिणी हो गई, ठीक है, और इसके अलावा विक्रमांक देवचरित हो गई, अर्थशास्त्र, मुद्रा राक्षस, ठीक, ये सब विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र कौटिल्य की है, ठीक, और कालिदास की तमाम रचनाएं मैंने बता ही दी थी, बाणभट्ट की हर्षचरित्र हो गई, ये सब। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है कि डिस्क्राइब द सोडस महाजनपदास ड्यूरिंग द 6th century BC। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के खोडस महाजनपदों का वर्णन कीजिए। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो कि ना बताया हो, लगभग सभी प्रश्न आप देखते हैं। दोनों के दोनों प्रश्न आपके लघु उत्तरीय के मैंने बताए हैं। 16 महाजनपदों के बारे में मैंने चिल्ला करके आपको समझाया था कि नहीं समझाया था। 16 महाजनपदों के बारे में मैंने बताया कि नहीं बताया, कोई बंदा कह नहीं सकता, कोई बच्चा कि नहीं बताया है। मैंने बहुत बार हर मॉडल पेपर में आपको 16 महाजनपदों के बारे में चिल्ला करके समझाया था कि 16 महाजनपदों के नाम आप लिख लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है और ज़रूर आता है। ठीक, ये बात मैंने आपको बताई थी। और ये एक प्रकार से देखिए 16 महाजनपदों के नाम आ चुके हैं। क्या क्या नाम है सभी लोग को पता है, बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। 16 महाजनपदों के नाम लिखिए एक बार, चलिए सभी लोग महाजनपदों के नाम लिखिएगा। सारी चीज़ महाजनपदों के नाम लिख करके बताओ, एग्जाम में आ सकता है, आपकी परीक्षा में जरूर आएगा, 100% आ सकता है। तो ये प्रश्न जरूर ध्यान रखिएगा जो महाजनपदास हैं। ओके, इस सभी के बारे में मैंने आपको विस्तार समझाया है और बताया भी है। आप लोगों को अगर नहीं पता है तो आप एक बार फिर से जान लीजिएगा, सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ।
बौद्ध काल में जो महाजनपद हुए हैं, खास करके 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की जो मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर देखते हैं तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय जो है उसमें मिलता है 16 महाजनपदों के बारे में। खोडस महाजनपद देखिए, पहला महाजनपद है अंग, दूसरा हो गया आपका मगध, तीसरा है काशी, चौथा हो गया कौशल, पांचवा है वज्जी, छठवा है मल्ल, सातवां हो गया चेदी और आठवां हो गया आपका वत्स, नौवां आप लिख दीजिएगा कुरु, 10वां हो गया पंचाल, 11वां हो गया मत्स्य, 12वां हो गया सूरसेन, 13वां महाजनपद हो गया असमक, 14वां हो गया अवंती, 15वां हो गया गंधार और 16वां हो गया आपका कंबोज। तो इस प्रकार से 16 महाजनपद। एक बार फिर से सुनिएगा कौन कौन से, अंग मगध काशी, अंग मगध काशी, कौशल वज्जी मल्ल, कौशल वज्जी मल्ल और चेदी वत्स कुरु पंचाल मत सूरसेन असमक अवंती गंधार कंबोज। ये जो है एक प्रकार से क्या है, ये सब मेरे प्यारे दोस्तों 16 महाजनपद हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न है, एवल्यूट द कंट्रीब्यूशन ऑफ जो है बिम्बिसार इन द राइज ऑफ द मगध डायनेस्टी, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में बिम्बिसार के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अच्छा, इन सभी के प्रश्नों के उत्तर को मैं बताने लगूंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो आप लोग क्या करिएगा, आप लोग जो है वीडियो को बाद कि जो है जो मेरा मॉडल पेपर है उसमें देख लीजिएगा, तो आपकी सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, तो इसके बारे में हम चर्चा बाद में करते रहेंगे। बाकी आपके पेपर हैं तो आप लोग जो है एक बार ज़रूर इसको देख लीजिएगा। बिम्बिसार के जो योगदान है खास करके मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में, ठीक, अच्छा योगदान है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में जो है बिम्बिसार का। और बिम्बिसार कौन था, मैंने आपको बताया भी था बिम्बिसार के बारे में, शुरू में बताया बिम्बिसार के बारे में कि नहीं बताया था, बताया, बिल्कुल बताया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। बिम्बिसार कौन था, मैंने बताया था कि इसकी हत्या कर करके अजातशत्रु जो था, बताया था ना, तो वही। ठीक, क्लियर हो गई बातें, क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से हम चर्चा करते रहेंगे इन सभी प्रश्नों पर। तो जो कुछ भी था मैंने आपको इसलिए बता दिया ताकि जो है आप आसानी से कुछ चीज़ों को जान सके। बाकी आप मॉडल पेपर देख लीजिएगा, उसमें हमने सारी चीज़ों को बता रखा है। अगला प्रश्न देखिएगा, 5वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष है, डिस्कस द, ये प्रश्न होगा, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष में बिम्बिसार के योगदानों का मूल्यांकन कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, डिस्कस द एक्सटेंस एंड इम्पैक्ट ऑफ द जो है पर्शियन इन्वेजन इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया, पश्चिमोत्तर भारत में ईरानी आक्रमण के विस्तार एवं प्रभाव की विवेचना कीजिए। बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न देखिए, 6वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, डिस्क्राइब द कैरियर एंड अचीवमेंट्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। इस चंद्रगुप्त मौर्य के जो अचीवमेंट है इनके बारे में मैंने विस्तार से बताया। चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन चरित्र और उसकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। मैंने विस्तार से बताया, आप लोग देख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियां मैंने विस्तार से समझा दी हैं। ठीक, एक बार आप जरूर मॉडल पेपर को देख लीजिएगा, उसमें चंद्रगुप्त के जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में मैंने चर्चा करी है। आप लोगों को नहीं पता तो मॉडल पेपर एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, उसमें बताया हमने। अगला प्रश्न देखिएगा, 7वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है कि गिव अ क्रिटिकल एस्टिमेट ऑफ पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसके बारे में मैंने पुष्यमित्र शुंग के बारे में बताया है, विस्तार समझाने का प्रयास किया। पुष्यमित्र शुंग के बारे में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक, तो शुंग वंश के बारे में मैंने बताया था, शुंग वंश के बारे में बताया था ना, बिल्कुल। शुंग वंश के बारे में मैंने क्या बताया था, बताएं सभी लोग। शुंग वंश के इतिहास की जानकारी हमें किससे मिलती है, हरचरित से, पुराणों से, ठीक है, महाभारत से, मालकाग्निमित्रम से, ये सब मिलती है हमको शुंग वंश की जानकारी। और शुंग वंश जो है हर्षचरित कहता है कि शुंगो अनार्य थे। हरिप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि शुंगों को पारसी कहा जाए तो सही रहेगा। दिव्यावदान में कहा गया कि शुंगो मतलब कि मौर्य भारद्वाज गोत्रीय कहा गया शुंगों को। इस प्रकार से मालविकाग्निमित्रम में शुंगों को ब्राह्मण बताया गया है, तो ये शुंग थे। ठीक है, शुंग वंश की स्थापना की बात की जाए तो मौर्य वंश के जो अंतिम सम्राट थे बृहद्रथ, उनकी हत्या करके उसका सेनापति था पुष्यमित्र शुंग। उसी ने क्या किया था, 184 ईसा पूर्व में एक नवीन राजवंश की स्थापना की और भारतीय इतिहास में वह राजवंश शुंग वंश के नाम से जाना जाता है। एक बार मैं आपको बता दूं कि एक वीडियो जरूर देख लीजिएगा, जो महासंग्राम वीडियो है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। उसमें तमाम प्रकार की जानकारी मैंने बता दी है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक है, महासंग्राम वीडियो जरूर देख लीजिएगा। ओके, पुष्यमित्र शुंग की बात की जाए तो पुष्यमित्र शुंग जो था बड़ा योग्य और प्रतापी शासक था।
और विषम परिस्थितियों में न केवल आंतरिक अव्यवस्था को दूर किया इसने, वरन विदेशी जो आक्रमण थे उनसे भी भारत की रक्षा की। और एक कुशल शासक, महत्वाकांक्षी सेनापति, दूरदर्शी राजनीतिज्ञ और केवल वीर और पराक्रमी ही नहीं था, साहित्य कला का भी प्रेमी था पुष्यमित्र शुंग। और उसी काल में मनुस्मृति, महाभाष ये रचनाएं हुई। पुष्यमित्र जो था ये एक प्रकार से पाणिनि ने, इसी काल में पाणिनि ने व्याकरण की रचना करी, अष्टाध्यायी की रचना करी। आप देखते सांची का, भरहुत का, बोधगया का स्तूप का निर्माण हुआ और बेसनगर में गरुड़ स्तंभ भी शुंग कालीन कला का ही अद्भुत नमूना हमारे समक्ष आता। तो ये पुष्यमित्र शुंग के बारे में मैंने बता दिया। अगला प्रश्न देखिएगा, 8वां नंबर प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। थ्रो लाइट ऑन द हिस्टोरिसिटी ऑफ रामगुप्त। रामगुप्त की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डालिए। इनके बारे में मैंने रामगुप्त के बारे में साथ बताया हो तो आप लोग देख लीजिएगा। वैसे हो सकता है आपकी परीक्षा में आए या ना आए, लेकिन फिर भी आप एक बार जरूर रामगुप्त के बारे में गूगल कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको इनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। हालांकि मैंने माणक पेपर में देखिएगा तो जो महासंग्राम वीडियो शायद उसमें मैंने रामगुप्त के बारे में बताया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष आ चुका है। 9वां नंबर प्रश्न है कि हु वर द हंस, मतलब कि हून्स थ्रो लाइट ऑन द रोल ऑफ वुमन इन इंडियन हिस्ट्री। यानी हूण कौन थे, भारतीय इतिहास में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो हूणों के बारे में मैंने आपको बताया भी है और चर्चा भी करी इनके बारे में, तो ज़्यादा बेटर है आप लोग मॉडल पेपर एक बार देख लीजिएगा। और अगर मॉडल पेपर नहीं देखने का आपके पास टाइम है तो एक बार जो हमने बताया नहीं आपको महासंग्राम वीडियोस में बता दिए, उसमें हर एक चीज़ के बारे में आपको लिखित छोटे छोटे प्रश्न उत्तर बताए हैं, उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा। तो महासंग्राम रिवीजन क्लास एक बार आप सभी लोग जरूर देखिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये कौन था, हूण के बारे में आपको वहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। हूण जो थे खास करके ये हिंदू रीति रिवाजों को अपना करके भारतीय जाति रचना को प्रभावित करते हैं। डॉक्टर स्मिथ एक बड़े इतिहासकार हैं, वो कहते हैं, उनका एक विचार मुझे याद आ रहा है इस समय, जो है हूणों का नाम जब भी याद आएगा तो इनका एक विचार जरूर याद आता है। ये कहते हैं कि हूणों द्वारा भारतीय स्त्रियों से विवाह करने के कारण से जिस नवीन वर्ग का प्रादुर्भाव हुआ उसे राजपूत कहा गया और हूणों के रक्त के सम्मिश्रण से आर्यों के उच्च आदर्शों पर भी प्रभाव पड़ा। ये हूण के बारे में बताया जाता है। वैसे हूणों का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव पड़ा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत में अनेक विहारों, मंदिरों को तोड़ दिया और अनेक सुंदर कलाकृतियों को नष्ट करके एक प्रकार से भारतीय इतिहास के स्रोतों को ही नष्ट कर दिया हूणों ने। बौद्ध धर्म को तो हूणों ने समाप्त ही करने का प्रयास किया और इस प्रकार कला व धर्म दोनों की दृष्टि से ही आप देखेंगे तो हूणों ने भारतीय कलाकृतियों को और भारतीय हर एक मामलों में क्षति पहुंचाई भारत वालों को। तो इस प्रकार से हूण थे। हूणों की बात की जाए तो हूण कौन थे, हूण मध्य एशियाई एक खानाबदोश यानी जनजाति टाइप की जंगली जाति थी और ये लोग जो है व्यवहार से ही अत्यंत जो है कहीं ना कहीं पे नृशंस, बर्बर और आतताई विचारधारा के थे और इनका संबंध चीन से था हूणों का। और भारत पर सर्वप्रथम जो आक्रमण हुआ इनका 458 ईस्वी के आसपास होता है और इस समय भारत पर स्कंदगुप्त का शासन था जब हूणों ने आक्रमण किया था और स्कंदगुप्त के कारण हूणों का आक्रमण सफल नहीं हो पाता है, यानी स्कंदगुप्त हूणों को भगा देते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे समझते हैं अगला प्रश्न। देखिए दीर्घोत्तरीय टाइप के कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके समक्ष आ चुके हैं, देखेंगे सभी लोग। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, दीर्घोत्तरीय टाइप के प्रश्न। नोट कर रहा कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितने शब्दों में, 5 शब्दों में लिखना है। 10 नंबर का एक प्रश्न, 2 क्वेश्चन करने हैं, 20 नंबर यहाँ से मिलेंगे। ठीक, इन 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 5 शब्द में होना चाहिए। देखिए प्रश्न आपके समक्ष आ चुका, बढ़िया प्रश्न है कि व्हाट डू यू नो अबाउट धर्मा ऑफ अशोका, सॉरी धम्म ऑफ अशोका। अच्छा, धर्म संस्कृत का शब्द है, धम्मा पाली भाषा का शब्द है धम्म। ठीक है, व्हाट मतलब एक ही होता है, व्हाट मेजर्स डिड ही अडॉप्ट फॉर इट्स प्रोपेगेशन, यानी कि अशोक के धम्म से आप क्या समझते हैं और उसने इसके प्रचार के लिए क्या उपाय किए। बढ़िया प्रश्न एग्जाम में मैंने इसको रखा है और बताता पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त वाज द रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता एम्पायर, डिस्कस दिस स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ हिज जो है कॉन्क्वेस्ट, यानी समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, उसकी विजयों के आलोक में इस कथन की विवेचना कीजिए। अच्छा, समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में मैंने विस्तार से बताया भी है, आप लोगों ने जाना भी होगा। समुद्रगुप्त की जितनी भी विजय थी उनके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा करी, समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में मैंने चर्चा करी थी और इस प्रकार समुद्रगुप्त के विजयों से ही प्राप्त हुआ था। समुद्रगुप्त जैसे कि उत्तर भारत की विजय में आप देखते हैं
रुद्रदेव को हराया, मातील को आप देखते हैं नागदत्त, चंद्रवर्धन, नागसेन, अच्युत, नंदीन, बलवर्मन, गणपत नाग, 100 से अधिक युद्धों को जीता मतलब कि जो है समुद्रगुप्त ने। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त का उत्कीर्ण लेख है, उसी लेख में तमाम प्रकार की जो है चीज़ों के बारे में 9 आर्यावर्त के राजाओं को परास्त किया था समुद्रगुप्त ने, ठीक है। इसके अलावा 18 आठविक राज्यों पर विजय प्राप्त करी और दक्षिण में विजय प्राप्त करी। इलाहाबाद के अभिलेख से पता चलता है कि आप देखते हैं कौशल का महेंद्र और महाकांतार का जो व्याघराज जो था, कौशल का मंत्रराज, और इसके अलावा पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, कोटर का स्वामीदत्त, और इसके अलावा एरंदपल का दमन, कांची का विष्णुगोप और अवमुक्त का नीलराज। और इस प्रकार से आप देखते हैं बेंगी का हस्तिवर्मन, पावक का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर, कुस्थलपुर का धनंजय, ये सब इन सभी को हराया इसने। सीमांत राज्यों पर भी अधिकार किया, जो इसके जैसे कि दक्षिणी पूर्वी बंगाल पर शासन किया, कामरूप उत्तरी असम पर पूरा शासन था, नेपाल पर देवाक यानी आज का जो असम के कुछ गांव पड़ते हैं, कुछ जिले, वो कुर्तुपुर, इन सभी इलाकों पर भी जो है समुद्रगुप्त का आप नक्शा जब भी गूगल पर सर्च करेंगे समुद्रगुप्त शासनकाल में भारत का नक्शा है, भारत का मैप, तो देखिएगा कितने लंबा शासनकाल था इनका। और कहीं न कहीं पे भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से इनको जो है नेपोलियन भारत का नहीं, नेपोलियन को भारत का कहीं ना कहीं पे समुद्रगुप्त कहा जाना चाहिए, यानी कि उसको यूरोप का जो है समुद्रगुप्त कहा जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो है समुद्रगुप्त कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विद्वान था इनसे, और विद्वान के साथ प्रतापी था और उससे ज़्यादा अधिक युद्ध लड़ा और कभी कोई युद्ध हारा भी नहीं। अगला प्रश्न आप देखिएगा 12वां नंबर प्रश्न है, राइट एंड यस से द पॉलिटिकल एंड कल्चर अचीवमेंट्स ऑफ हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की राजनीतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए, एक लेख लिखिए। इनके बारे में तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी, आप लोगों ने देखा होगा, तो ये उपलब्धियां मैंने गिनवाई हैं, बताई भी, आप लोग एक बार देख लीजिएगा वीडियो मॉडल पेपर। अगला प्रश्न देखिएगा, हु आर द लेटर गुप्तास डिस्क्राइब दियर हिस्ट्री अप टू आदित्य सेन। परवर्ती गुप्त कौन थे, आदित्य सेन तक उनके इतिहास का निरूपण कीजिए, इसके बारे में भी मैंने बताया था। तो इस प्रकार से आप देखिएगा सारे के सारे प्रश्न लगभग मॉडल पेपर से आ रहे हैं। और इस प्रकार से आप देखते हैं को करिकुलर का जो बालिकाओं का पेपर हुआ है, इसके शुरुआती कुछ प्रश्नों को मैंने सॉल्व करवा दिया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का, आप लोग इसको देख लीजिएगा। बालकों का पेपर और बालिकाओं का दोनों का पेपर मेरे पास आ चुका है, मैं जल्दी सॉल्व करवा दूंगा। और वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इन तीनों के पेपर इस समय चल रहे हैं और तीनों के तीनों लिखित हो रहे हैं। और एक यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव हो रहा है पेपर, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव वाले ऑब्जेक्टिव देखें, लिखित वाले लिखित देखें। अच्छा, लिखित वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लिखित वालों में जो क्वेश्चन पेपर मैं दे दे रहा हूँ, जैसे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल का यूनिवर्सिटी का पेपर है और कल आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का होगा, तो उसमें फंसेगा प्रश्न बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको जरूर आप देखिएगा, मिस मत करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।